हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड के बच्चों, आपके लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब है और ऐसे में आपको चाहिए कि आप क्विक रिवीजन करें, वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है उसको भी आप दूर कर लें ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे उन तमाम ऑब्जेक्टिव को 1 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और मैं आपको इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से आप इसे भी देख कर पढ़ सकते हो। बाकी वीडियो को देखना ज़रूरी है ताकि आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो सके और आप समझें आसानी तरीके से। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट के में तो हिंदी इंग्लिश आप समझना ही है। चलिए समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि इस क्वेश्चन का सिलसिला हम शुरू करें, आप अगर चाहते हैं कि इसका पार्ट भी आप तक पहुंच सके तो आप वीडियो को पहले लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले तो मल्टीपल चॉइस करेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, मैचिंग करेंगे, बाकी 1 मार्क्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिल्कुल फुल पैकेज आपको मिल रहा है यहाँ से। आप ज़रूर इस वीडियो के साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए, इस सीरीज़ के साथ जुड़िए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है और उस समय में उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, जितने भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबके सब हम इसमें दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी है किसका। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रिसिप्ट करने की जहाँ तक सवाल है, रिसिप्ट और पेमेंट की जहाँ तक सवाल है, तो वो हम कैश करते हैं, कैश रिसिप्ट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। जैसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। तो आपसे पूछा है कि ये किस तरह का समरी है, तो इसमें कैश से रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ कैश बुक कहिएगा। ये कैश बुक का क्या है, कैश बुक का ये एक तरह का सारांश है, मतलब समरी है। ठीक है, अब इससे रिलेट करिए। अगर आपसे ये पूछ दे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका समरी है, तो आप याद रखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया और दोनों में कंफ्यूजन भी अब नहीं होगा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक का समरी है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, ये दो अकाउंट मुख्य तौर पे बनाए जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी है। जैसा कि आपको पता है कि जब आप इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते होंगे उस समय में आपका जो बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी करके दिखाते हैं, टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी करके दिखाते हैं। तो ये हम कैश बुक में भी इसी तरीके से दिखाते हैं, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनाया जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चूंकि प्रॉफिट से रिलेटेड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, सेम एज इट इज। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे और इसको रिवीजन करते रहेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, कौन कौन सा अकाउंट बनाती है? तो क्या ये नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है? नहीं, ये आपने नहीं पढ़ा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाए जाते हैं, बैलेंस शीट बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाए जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ऑप्शन है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डालना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाए जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे मेनली हमसे ये पूछा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करती है मेनली प्रॉफिट के लिए, तो वो प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर करती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसका आंसर ये लगाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है, कैश बुक का समरी है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका समरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का समरी है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती, यहाँ पर आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। इसके अलावा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती है। आइए तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इनकम रिवेन्यू को रिलेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं, आप इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम को हम रिवेन्यू कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम लोग में सिर्फ रिवेन्यू नेचर का दिखाते हैं। कैपिटल नेचर का जितना भी आइटम होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। हालांकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी तरह के रिसिप्ट किए जाते हैं, सभी तरह के पेमेंट किए जाते हैं। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों दिखाए जाते हैं, लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। तो मैंने नोट्स में यहाँ लिख दिया है आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के होते हैं, बोथ नेचर के होते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है ओनली रिवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है,
तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है, इसका आंसर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपसे ये क्वेश्चन हमने पूछा तीसरा नंबर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करता है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू नेचर। यहीं पर क्वेश्चन पलट के पूछ दे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो वहाँ पर होगा रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन उसमें दिखाए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है। तो आप याद रखेंगे कि जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ खाता है, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ खाते हैं, ये सब का सब नॉमिनल होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल होता है, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है, तो चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस पे होता है, और वो जो कैश है वो एसेस्ट है, और जितने भी एसेस्ट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, याद रखेंगे जितने भी एसेस्ट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका बेस है, किस तरह बनाया जाता है, तो कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, इसमें प्रॉफिट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लॉस से जुड़ा हुआ काम करते हैं। तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस को रिलेट करता है वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और जितना भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सब रियल अकाउंट है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको भूलना नहीं। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मैं बात कर लूँ ओनली रिवेन्यू नेचर, और लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करूंगा तो रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर हो गया। और ये 4 नंबर क्वेश्चन हमने आपसे पूछा अभी जस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जहाँ तक बात है तो ये एक रियल अकाउंट है, ये बोलना नहीं। अगला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए एक्चुअली क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस पर बनाया जाता है, और कैश आपका जो है सो माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में होता भी नहीं है कैश, तो कैश आपका प्लस में रहता है। कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, याद रखेंगे। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं। और अगला इसमें मैंने आपको दिया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका जो बैलेंस होता है उसको सरप्लस या डिफिसिट कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बैलेंस होता है, इसका जो बैलेंस होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस होता है, इसको टू बैलेंस भी करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ जो रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस करते हैं उसको हम या तो सरप्लस दिखाते हैं या डिफिसिट दिखाते हैं, आपने बनाया होगा इसको, ठीक है, या तो हम लोग सरप्लस दिखाते हैं या डिफिसिट दिखाते हैं। चलिए पिछला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। ये मैं क्वेश्चन मैंने पूछा कि बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। और अगर आपसे पूछ दे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस तो आप कहेंगे सरप्लस या डिफिसिट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट होगी तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, नहीं होगी तो नहीं देना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, तो ये होगा, इसका आंसर होगा इनकम ऑफ फर्म, फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहाँ तक बात है तो ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, अर्थात प्रॉफिट होगी तो इनकम ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, नहीं होगी तो नहीं देनी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पूछ दे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपके लिए फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम का काम करेगी, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, इसको रिवीजन कर दें। बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम सरप्लस या डिफिसिट के रूप में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और इसको रिलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, तो इनकम ऑफ फर्म है, फर्म के लिए इनकम है। ये चीज़ आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से देंगे, 6% पर एनम, 6% की दर से देंगे। कुछ बातें मैंने और नोट डाउन कर दिया है कि सैलरी और कमीशन ऐसी स्थिति में नहीं देंगे अगर एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट हो, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हो तो आपको सैलरी कमीशन इत्यादि नहीं प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपको चार्ज नहीं करनी है, प्रॉफिट शेयर लेकिन इक्वली करना है। बाकी एक क्वेश्चन तो ऊपर ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस के लिए आप 6% की दर से ब्याज देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आ जाएगी तो वो इक्वल होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आप कहेंगे इक्वली। पिछला क्वेश्चन रिवीजन कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, तो आप कहेंगे इनकम ऑफ फर्म, फर्म के लिए इनकम है। ये क्वेश्चन तो हो ही गया। 7 नंबर की इंटरेस्ट ऑन लोन
और गिवन इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब एग्रीमेंट नहीं है तो 6% की दर से हम इसको देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो शेयर होल्डर के लायबिलिटी होते हैं वो पूंजी तक सीमित रहते हैं, ठीक है, लिमिट रहते हैं उसके द्वारा लगाए गए कैपिटल मतलब शेयर, ठीक है। तो जो शेयर में जहाँ तक सवाल है, तो शेयर में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी, आपकी लायबिलिटी वहीं तक बनती है जहाँ तक आपका कैपिटल है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पर सी होगा आंसर, याद रखेंगे। ये गलत आंसर यहाँ लग गया है, मैं PDF में सुधार कर दूंगा। यहाँ पर सी होगा अनलिमिटेड, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, सी होगा, इसको भूलना नहीं। क्लियर है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, 6% की दर से होगा। अगला क्वेश्चन है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड, याद रखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रिपरेशन करना है, ये क्या है, वॉलंटरी, आपको मन है तो करिए, नहीं मन है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन अच्छा रहता है कि आप कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो लीगली ये वॉलंटरी है, इसको बनाया भी जा सकता है, इसको नहीं भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिछला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर के जो लायबिलिटी होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड ये वॉलंटरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इन व्हाट केस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक पुराना जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आपके सामने आता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब डीड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है। तो एक तो बात होगी कि कोई पार्टनर अगर एडमिट होता है तो हो सकता है, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो हो सकता है, कहीं पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो हो सकता है। इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, भूलना नहीं, इसको याद रखना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा है, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, वॉलंटरी है, आप चाहें तो करें, नहीं तो मत करें। अगला है 10वां क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट का एक्सेस है, ठीक है, उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो इसको भूलिएगा नहीं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं, SP लिखते हैं शॉर्टकट में। तो सुपर प्रॉफिट का जो सूत्र होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि मान लो नॉर्मली आप 10,000 कमाते हो, लेकिन एक्चुअली में आप 12,000 कमा लेते हो, तो 12,000 में से 10,000 माइनस करो, ये जो 2,000 है वो सुपर प्रॉफिट है आपका। पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा कि इन व्हाट केस पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। अभी मैंने आपसे पूछा 11 नंबर, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका आंसर होगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी रिजल्ट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो यही होगा कि फॉर्म जो है वो रिकंस्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है उस समय में आपका जो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, तो याद रखना है सुपर प्रॉफिट इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अगर किसी तरह का कोई चेंजेस आता है, ठीक है, उसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछे जाने के पूरे चांसेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइस में क्या होता है कि ओल्ड न्यू जो होता है वो छोटा हो जाता है। जब आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आने वाले समय का जो आपका रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, तो हमेशा कोशिश करना है कि ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो ये कम हो जाएगा, न्यू रेशियो कम हो जाएगा, सेक्रीफाइस करने से न्यू रेशियो कम हो जाएगा, इसलिए न्यू में से ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, तो इसका आंसर सेक्रीफाइस बराबर क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू, इसका याद रखना है। अगर आपसे यही वो क्वेश्चन पूछ दे गेनिंग रेशियो बराबर क्या होगा, तो चूंकि लोगे तो नया वाला रेशियो आपके ज़्यादा होगा और ये और पहले वाला छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में हमने आपसे पूछा कि सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड योर लॉसेज आर, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं
उस समय में लॉस को क्या करते हैं, देखिए प्रॉफिट तो ऐड होता है तो लॉस को क्या करना होता है, उसको डिडक्ट करना होता है, मतलब उसको माइनस करना होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल रहे हैं तो उस समय में जो आपका एवरेज आएगा, उस समय में जो आपका लॉस रहेगा उसको आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा 14 नंबर कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उस समय में जो लॉस होता है, लॉस को क्या करते हैं, तो लॉस को डिडक्ट करते हैं, मतलब घटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट नॉट पेड इन द डेड पार्टनर्स लीगल एग्जीक्यूटर। अगर कोई डिजीज पार्टनर है जो डेथ कर गया है, उसका पैसा हम रख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको उसे 6% की दर से ब्याज देना चाहिए। ऐसा लिखा है कि 6% की दर से कम उसको ब्याज देना है, इस बात को याद रखना है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि कैलकुलेट जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं गुडविल, उस समय में जो लॉस रहता है उसको डिडक्ट करते हैं, इसको भूलना नहीं, याद रखना है। What would be the annual rate in the of interest in payable amount not paid the deed partners legal executor? पार्टनर्स के लीगल एग्जीक्यूटर को हम लोग कितने परसेंट की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, 6%। ठीक है, इसको याद रखना है कि नोट में मैंने दिया है कि इफ अमाउंट पेबल द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इमीडिएटली देन इट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अगर इमीडिएटली आप उसे पेड करते हो तो ठीक है, अगर आप पेड नहीं करते हो तो इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, स्वाभाविक है जो पार्टनर चला गया है उसका लोन अकाउंट बनना चाहिए, उसका लोन अकाउंट में उसका बकाया ट्रांसफ़र कर देना। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो पुराना गुडविल है, हालांकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओल्ड गुडविल, जो पहले से गुडविल मौजूद है कोई रिटायर कर जाता है तो ऐसी स्थिति में हमको ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, बात रिटायरमेंट की हो, एडमिशन की हो, डेथ की हो, ऐसे तमाम स्थिति में अगर गुडविल पहले से मौजूद है आपके बिजनेस में तो ऐसी स्थिति में आपको उस गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अगर वो पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका जो पैसा बनता है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है, जो रुक जाता है पैसा, उसको 6% की दर से हम उसको पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने आपसे अभी जस्ट पूछा है कि गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर विल व्हाट रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में देखिए कुछ भी हो हमको ओल्ड रेशियो लेकर चलना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की जहाँ तक बात आएगी, जहाँ तक प्रॉफिट की बात आएगी, पुराना प्रॉफिट हो, पुराना लॉस हो, ठीक है, पुराना गुडविल हो, सब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसको भूलिए ना ही। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिस करना है। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अगर इन केस रिटायरमेंट पार्टनर इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो गुडविल पहले से मौजूद है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर व्हाट रेशियो इज प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जब कोई पार्टनर डेथ करता है, जब कोई पार्टनर मर जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट रहेगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने आपको बताया ओल्ड रेशियो में, सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में बटेगी। ठीक है, गुडविल को छोड़कर, गुडविल जो नया वैल्यू लगाएंगे उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको ओल्ड रेशियो में बांटनी है। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो इज कॉल्ड। अगर ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर एक मिनट, व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड, ओल्ड रेशियो को अगर हम न्यू रेशियो में से माइनस करते हैं तो इसका मतलब न्यू रेशियो पहले होगा, ओल्ड रेशियो बाद में होगा। न्यू रेशियो ज़्यादा है तो न्यू रेशियो ज़्यादा कब होगा, जो आप गेन करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर सी होगा, गेन करेंगे। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई पार्टनर डेथ करता है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरा है। इस क्वेश्चन में कहता है ओल्ड रेशियो को जब हम न्यू रेशियो में से डिडक्ट करते हैं, न्यू रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम लोग गेन रेशियो कहते हैं। आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी है कि गेन रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आगे बढ़ते हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उसका कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल। सिंपल सी बात है, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल बनेगा उस अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको याद रखना है। तो पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ कि व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू रेशियो, न्यू रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो माइनस होता है तो उसको गेन रेशियो कहते हैं।
अगला क्वेश्चन तो ये भी अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई पार्टनर अगर रिटायर करता है तो उसको हम उसके शेयर से क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में, जो उसका गुडविल बनेगा। सब नहीं करेंगे, जो उसका शेयर बनेगा, हिज शेयर, जो उसका शेयर बनेगा। पिछला अगला क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है। देखना यहाँ पे ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रॉफिट को रिलेट करता है, लॉस को रिलेट करता है। इसमें भी प्रॉफिट और लॉस हम दिखाते हैं। जो भी संपत्ति से वसूली हुई है, जो भी कर्जों को भुगतान करने के बाद जो भी पैसा प्रॉफिट और लॉस के रूप में बचा है, उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाते हैं। तो जितने भी अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को रिलेट करता है, ठीक है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। याद रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें और लिख दी है मैंने। रिवैल्यूएशन अकाउंट जितने भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रॉफिट से जुड़े, प्रॉफिट और लॉस से जुड़े। लेकिन याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल पूछते, पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछते, चूंकि ये पार्टनर है और पार्टनर से जुड़ा हुआ खाता जितना भी होगा, पार्टनर चूंकि व्यक्ति है, व्यक्तिगत खाता होगा, और जब व्यक्तिगत खाता होगा तो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो पिछला क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट। उसका कैपिटल अकाउंट उसके शेयर ऑफ गुडविल से क्रेडिट होगा, न कि पूरे फॉर्म के। ठीक है, आगे है रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे 21 नंबर, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो एक्यूमुलेटेड करके ऐड करके रखे प्रॉफिट और रिजर्व को, वो किस के अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में क्यों डालोगे भाई, ये तो सवाल ही नहीं पैदा। रियलाइजेशन अकाउंट में तो जो हालिया में जो भी वसूली वगैरह होता है वो डालते हैं, ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। याद रखना है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, ये सब के सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको करना है इसमें। ठीक है, तो जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व में जितने भी पैसे रहते हैं, सब के सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने आपसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, तो चूंकि ये प्रॉफिट और लॉस को रिफर्स करता है, वो सब नॉमिनल अकाउंट होगा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है ना, द पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू। देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट में बहुत बड़ा लोचा रहता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट का खुद एक अकाउंट है। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को उसके ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, कैश अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं, पार्टनर्स लोन का खुद एक अकाउंट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन देखना फिर से। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और रिजर्व जो होता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने आपसे पूछा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में लोन अकाउंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे किसको, जो लोन अकाउंट को तो किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन का खुद एक अकाउंट रहता है, तो वो खुद के अकाउंट में जाएगा, दूसरे के अकाउंट में क्या करने जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा रियलाइजेशन अकाउंट आंसर नहीं होगा, कैश भी नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। कुछ बातें हमने आपके लिए लिखा है और ध्यान से पढ़िएगा। पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, सिंपल सी बात है। लेकिन पार्टनर की पत्नी का अगर लोन हो, पार्टनर्स के वाइफ का लोन हो, तो ये बाहरी कर्जा है और इसका ट्रांसफरेशन हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। गुडविल हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं डेबिट साइड में, क्योंकि ये संपत्ति, यह एक संपत्ति है। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके अलावा क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, ऑपरेशन एक्सपेंस है, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। सारी संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और सारे कर्जों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। आइए रिविजन करते हैं। क्वेश्चन है कि द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन है 22 नंबर, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स लोन ट्रांसफर टू, पार्टनर लोन का जो अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर के लोन का अकाउंट खुद उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिसका नाम है ये पार्टनर्स लोन अकाउंट। आइए, नॉमिनल कैपिटल ऑफ कंपनी। नॉमिनल कैपिटल का मतलब नाम मात्र पूंजी है, ये कहने को है पूंजी, एक्चुअली ये आपके पास है नहीं। ऑथोराइज कैपिटल जिसको कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल मतलब आपको अथॉरिटी दिया गया है, आपके पास है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह ऑथराइज कैपिटल एक नॉमिनल कैपिटल है। ठीक है, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं,
ये होते नहीं, ये सिर्फ कहा गया है कि आप इतनी की अथॉरिटी में काम कर सकते हो, होना ये मुमकिन मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमको देखनी है। 23 हो गए। 22 रिवीजन करते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डाउन अकाउंट ट्रांसफर टू नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉमिनल कैपिटल ऑफ पार्टनर समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियाज ऑफ चार्जेस अकाउंटिंग टू टेबल नंबर ए। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर एरियर करता है मतलब पेमेंट नहीं करता और बाद में अगर वो पेमेंट करता है, ठीक है, एरियर के टाइम के बाद पेमेंट करता है, तो जितना दिन लेट वो पेमेंट करेगा उस पर 10% की दर से हम ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन खुशी की बात है कि अगर वो एडवांस देता है तो हम उसको 12% की दर से एडवांस पर ब्याज देंगे। तो क्यों ना कोई भी इन्वेस्टर्स ये काम करे, एडवांस में दे दे। ठीक है, रोकने की ज़रूरत नहीं है, रोकोगे तो 10% लग जाएंगे और दे दोगे समय से पहले तो तुमको 12% वापस मिल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि नॉमिनल कैपिटल ऑफ कंपनी ऑथराइज कैपिटल, ये क्वेश्चन था कि अगर इंटरेस्ट ऑन क्या कॉल इन एरियर होता है तो उस समय जो डिवेंचर रेट है एडवांस पर इंटरेस्ट लेने का वो है 10% की दर से। ठीक है, तो 10% की दर से हम एरियर पर लेंगे और एडवांस पर 10-12% की दर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ ऑथराइज कैपिटल अ कंपनी विच बी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ जनरल पब्लिक को जो कैपिटल इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। बहुत ईजी है, 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट फॉर फीचर ऑन शेयर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। अगर फॉर फीचर आप करते हैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका एक अकाउंट बनता है फॉर फीचर अकाउंट, उसी में हम लोग फॉर फीचर अकाउंट में जो फॉर फीचर हो रहता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सी बात है कि फॉर फीचर वाले जो पैसे हैं उसको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, तो फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है वो इशूड कैपिटल कहलाती है। ये क्वेश्चन हमने आपको जस्ट अभी बताया, 26 नंबर क्वेश्चन कि अमाउंट ऑफ फॉर फीचर ट्रांसफर टू फॉर फीचर वाला जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो वो फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, और री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर्स वेयर इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू। अगर री इशू होता है फॉर फीचर शेयर मतलब जो शेयर जब्त हो चुका है, जो फॉर फीचर हो चुका है, उसको अगर इशू करते हैं, री इशू करते हैं, उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको याद रखना, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। आइए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑनर ऑफ द कंपनी का जो ऑनर रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है, और इसमें कुछ बातें मैंने लिखी, बाद में पढ़ेंगे। पिछला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि फॉर फीचर करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि ऑनर ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं। कुछ बातें हमने लिखी है, एक कंपनी कैन बी इशूड शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो तरह के शेयर कंपनी इशू करती है, इसको याद रखिएगा। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी का जो क्रेडिटर्स होता है उसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं। डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एंड फिक्स रेट। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, न कि उसको डिविडेंड दिया जाता है शेयर पर। डिविडेंड किस पर दिया जाता है, शेयर पे दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात इंटरेस्ट देने की बात है वो डिवेंचर पे दिया जाता है। ठीक है, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है और शेयर पे आपको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, और कंपनी का जो ऑनर होता है वो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर अ कंपनी आर। डिवेंचर होल्डर क्या है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, है ना, क्रेडिटर्स हैं, याद रखेंगे। डिवेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन देख लो एक बार फिर। क्या कहता है, ऑनर ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर वाले जितने भी होते हैं वो सब के सब ऑनर ऑफ द कंपनी है, कंपनी के बेसिक ऑनर है। डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स है। ये ऑनर कब होंगे, जब आप इक्विटी शेयर रहेगा, तो इक्विटी शेयर वाले को इसको ऑनर कहेंगे, और ये क्रेडिटर्स किसको कहेंगे, जो डिवेंचर होल्डर है। ठीक है, सी और डी याद रखेंगे, डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन देखते हैं। डिवेंचर होल्डर रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर होल्डर डिवेंचर के बदले में उसको क्या मिलता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर के बारे में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर डिवेंचर के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर करते समय जो अमाउंट है डिस्काउंट का उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कैपिटल लॉस कहते हैं। ठीक है,
तो इशू और शेयर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर के समय में जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको कैपिटल लॉस कहा जाता है। तो प्रीमियम ऑफ इशू ऑन कैपिटल तो कैपिटल प्रॉफिट होगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन प्रीमियम का पूछ ले तो उसका आंसर प्रॉफिट होगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन डिस्काउंट का पूछा है इसलिए इसका आंसर लॉस होगा, प्रीमियम पूछेगा तो उसका आंसर कैपिटल होगा। आइए, विच आइटम इज नॉट करेंट एसेट, बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें से कौन सा करेंट एसेट नहीं है। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है ना, एक हालांकि करेंट लायबिलिटी है, करेंट एसेट नहीं है, ठीक है, करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक तरह का करेंट लायबिलिटी है, इसको एक साल विद इन 1 ईयर आपको उस लायबिलिटी को देना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे कि करंट एसेट कौन कौन होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। जो डेब्टर है, बिल्स रिसीवेबल है, एक्वायर्ड इनकम है, स्टॉक है, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब करंट लायबिलिटी में आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ नॉन करंट एसेट की, तो टांजिबल में आपको बिल्डिंग आ जाएगा, मशीन आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। इनटांजिबल में जो गुडविल आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इनटांजिबल एसेट में हमारा गुडविल आएगा, कॉपीराइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गुडविल है ये किस एसेट में आती है, तो आप कहेंगे कि फिक्स एसेट में आती है, नॉन करेंट फिक्स एसेट में, इनटैंजिबल में आती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लायबिलिटी, लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड होता है, सही है। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, ये भी सही है। नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ये भी सही है। और उसके बाद करंट लायबिलिटी होता है। चलो सारे के सारी बात सही है, तो इसका आंसर ए होगा। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करना। नोट हमने लिख दिया है। अगर एसेट की बात यहीं पर पूछ दे तो फिक्स एसेट हो गया, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, डिफर्ड टैक्स एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म एडवांस हो गया। ये सब के सब आपको एसेट के सीक्वेंस है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से आपको प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, उसी को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। लाभांश, लाभ में हिस्सा। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा था कि इसमें बैलेंस शीट का सही कर्म क्या है। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा इंटरिम डिविडेंड क्या है, तो यह पेड एट द एंड ऑफ योर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल नहीं है? तो ये ट्रायल बैलेंस तो 11th में पढ़े होंगे, तो ये आंसर होगा ट्रायल बैलेंस। बाकी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमको करना ही पड़ता है। रेशियो हम लोग का काम ही है, रेशियो निकालना ही पड़ता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप जानते ही हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की तरह, बस इसमें कंपैरिजन करना होता है, इसमें नहीं करना होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट कंपेयर एंड द एक्सप्रेस्ड इनटू परसेंटेज। याद रखेंगे कि जितने भी आइटम होते हैं कॉमन साइज बिजनेस में, सबको सब हम सेल्स से कंपेयर करते हैं। सेल्स को हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, सेल्स को हम लोग क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसका आंसर सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट पार्ट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट डिवाइडेड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे 2 स्टेटमेंट में। द स्टैंडर्ड करंट रेशियो, बहुत VVI क्वेश्चन है, अब जितना स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन में कर लो। तो डेब्टर का जो आइडियल करंट रेशियो है, आइडियल करंट रेशियो वो 2:1 है, लेकिन क्विक रेशियो की जहाँ तक बात है वो 1:1 है, ठीक है। तो 1:1 आपका होगा वो क्विक रेशियो होगा, 2:1 जो होगा वो होगा करंट रेशियो का, ठीक है, भूलना नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। 39 इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट इज स्टेबलाइज विथ, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग नेट सेल्स से स्टेबलाइज करते हैं। जब भी कोई प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं, तो उस समय में नेट सेल्स को हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो प्रॉफिट रहता है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो जो भी प्रॉफिट हो, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, सब के सब हमको ये दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में इन ग्रॉस प्रॉफिट रिलेशन, ग्रॉस प्रॉफिट स्टेबलाइज विथ, ठीक है, स्टेबलाइज विथ, ठीक है, जितने भी प्रॉफिट है सबको नेट सेल्स से स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स गुने 100 करके निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 39, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40
इन क्विक रेशियो एसेट्स। क्विक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी करंट एसेट है उसमें से स्टॉक को माइनस करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक को कैश में तब्दील करना बहुत जल्दी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, क्विक रेशियो जो होता है, क्विक रेशियो में करंट एसेट माइनस स्टॉक, हालांकि इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस होता है, लेकिन वह है नहीं, ठीक है। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन हुआ। 41 में देखना, ये लायबिलिटी है 3 लाख का लायबिलिटी है, और ये करंट रेशियो है। तो करंट रेशियो क्या होता है, CA/CL, मतलब करंट लायबिलिटी जितना है उतना। तो CL कितना है, 3 लाख है। 3 लाख का क्या गुना है, ये 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाख। 3 लाख का कितना लाख हो गया, 6 लाख हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखना। करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो निकालने के लिए वही जो सिंपल टॉपिक हमने बताया कैसे करना है, इसको देखिए। आगे बढ़े। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेट करता है किससे, AS3, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। याद रखेंगे इस बात को, AS3, बस ऐसे ही याद रखना है। द मीनिंग ऑफ वर्ड कैश इन कैश इक्विपमेंट, कैश और कैश इक्विपमेंट को हम लोग कैश कहते हैं। हमारे बिजनेस में कैश और कैश जैसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए हम लोग इसको कैश और कैश इक्विपमेंट कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको याद रखेंगे कैश मेथड पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनती है, कैश मेथड से, ठीक है। जितनी भी रकम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाई जाती है उतना ही हम लोग पुराते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना है कि मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश मेथड से बनाते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट कैश, इनमें से कौन सा कैश आइटम नहीं है। डिप्रिसिएशन को हम लोग नॉन कैश आइटम कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट यूज इन कैश, इनमें से कौन सा कैश की तरह यूज नहीं होता है। तो इंक्रीज इन रिडम्पशन ऑफ, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में इंक्रीजमेंट हो जाना, ये कहीं से कैश का आइटम नहीं है, ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है। आगे बढ़े। परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, परचेज और सेल अगर नॉन करेंट एसेट करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, etc, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं MCQ में, इसको याद रखना है। 47 को 47 नंबर क्वेश्चन था, तो 47 क्वेश्चन हमने MCQ में करवा दिए। इसके बाद मैंने कलेक्ट कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स को, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा ट्रू फॉल्स। ये दोनों को टॉपिक को एक दिन में एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखिए आपने लाइक किया है कि नहीं किया है, बाद में आप भूल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो चूँकि आपको कंटिन्यू बने रहना है सीरीज़ के साथ, इसलिए लाइक करना ज़रूरी है। अपने दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। वीडियो में कुछ त्रुटि लगी हो, किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स ओपन है, जाकर लिखिए, मैं उसका इंतज़ार करूँगा कि आप मुझे कोई फीडबैक दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को करते रहें, एग्ज़ाम बहुत करीब है। बाय बाय, टेक केयर।